हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो से हम चैप्टर 7 यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। देखिए, अभी तक जो हम चैप्टर्स यूनिट पढ़ते आए हैं चैप्टर 7 में, हमने हर जगह ये देखा है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना एट टाइम्स नेसेसरी होता है इकोनॉमी के लिए, राइट। जैसे कि देखिए, जब मार्केट फेल होता है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए मार्केट को करेक्ट करने के लिए, है ना। और देखिए, बजट मेकिंग प्रोसेस में भी, वो चैप्टर में भी हमने देखा था यूनिट 3 में, कि देखिए गवर्नमेंट किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू या पब्लिक डेट के थ्रू इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। जिस डायरेक्शन में ये इकोनॉमी को ले जाना चाहता है, चाहे वो ग्रोथ की डायरेक्शन हो या स्टेबिलिटी की डायरेक्शन हो, तो उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ले जा सकता है। तो देखिए, गवर्नमेंट का इंटरवीन करना या इकोनॉमी में दखल देना इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन एग्जैक्टली किस तरह से गवर्नमेंट को दखल देनी चाहिए, हाउ शुड गवर्नमेंट इंटरवीन, एंड ऐसे क्या क्या टूल्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूज करके गवर्नमेंट इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वही हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी में। एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी ये सारे टूल्स की जो कलेक्शन है ना, इसी को ही हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कह लो या फिर टूल्स कह लो, जिससे कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एंड ये इन्फ्लुएंस क्यों करता है? क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमिक जो गोल्स है वो अचीव करनी है गवर्नमेंट को, राइट। तो इसलिए वो इंटरवीन करता है। एंड अब जो ये टूल्स है ना, ये टूल्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएगी? देखिए, ये टूल्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है बजट में, ठीक है। जब पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो उसी टाइम पे ये टूल्स भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड जब बजट की अप्रूवल होती है तो ये टूल्स इकोनॉमी में लगाई जाती है, राइट। एंड इसी को हम फिर फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो आई होप थोड़ा सा यहाँ पे आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा, राइट। तो चलिए अब चैप्टर भी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, governments worldwide aim to achieve several economic goals, including rapid economic growth, equitable distribution of wealth and income, poverty reduction, price stability, exchange rate stability, full employment and balanced regional development। तो देखिए, ये कुछ गोल्स होते हैं जो एवरी इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट है अचीव करना चाहती है। To accomplish these objectives, governments rely on various policy tools। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, इनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं? वेरियस पॉलिसी टूल्स बनाते हैं। गवर्नमेंट रिलाइज ऑन वेरियस पॉलिसी टूल्स, और इसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। with the government budget being one of the most powerful instruments of economic policy। अब देखिए, ये जो पॉलिसी टूल्स है ना, ये कहाँ पे पेश करी जाती है? ये गवर्नमेंट के बजट में पेश करी जाती है। एंड जब बजट अप्रूव होता है, फिर ये टूल्स को एज अ पॉलिसी लगाया जाता है इकोनॉमी में, जिससे कि इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। ओके, तो ऐसे क्या क्या टूल्स है जो गवर्नमेंट बजट में इंट्रोड्यूस करता है एंड जिससे कि इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि फिस्कल पॉलिसी टूल्स आखिर क्या क्या है? देखिए, द गवर्नमेंट बजट ऑपरेट्स थ्रू 4 मेन टूल्स। तो क्या क्या है ये 4 मेन टूल्स? देखिए, फर्स्ट इज योर पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू। देखिए, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से रेवेन्यू उठा रहा है, किस तरह से कितना रेवेन्यू उठा रहा है, उससे भी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है। दिस इंक्लूड्स टैक्सेशन एंड अदर इनकम सोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस, अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो देखिए, टैक्सेशन से क्या होता है? लोगों की जेब से पैसे निकलते हैं, राइट, एंड गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों की जो कंजम्पशन है या डिमांड है, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। एंड डिमांड जो है वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो इस तरह से पब्लिक रेवेन्यू एक टूल हो सकता है गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सिमिलरली, another tool can be your public expenditure. This refers to government spending on goods, services and welfare programs। देखिए, जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्पेंड करता है तो इकोनॉमी के पास पैसा आता है, राइट। एंड अगर इकोनॉमी में पैसा आता है तो इकोनॉमी में जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू भी गवर्नमेंट इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है।
देखिए ये जो टूल्स है ना, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी बस हम इसको इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी से आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे डिमांड इंक्रीज हो रहा है, क्या हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस आप एक इंट्रोडक्शन ले लो, ओवरव्यू ले लो, फिर जैसे हम चैप्टर में आगे आगे जाएंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये फर्स्ट टू टूल्स हमारे हो गए, राइट। अब थर्ड टूल कैन बी पब्लिक डेट। पब्लिक डेट के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, राइट। पब्लिक डेट क्या होता है? इट इज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट फाइनेंशियल नीड्स। अब पब्लिक डेट कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्योंकि देखिए जब गवर्नमेंट बोरो करती है इकोनॉमी से, तो इकोनॉमी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आती है, एंड इकोनॉमी में पैसा कम होता है ना। तो इससे भी क्या होता है, अब इकोनॉमी में जो डिमांड है, कंजम्पशन है, वो इन्फ्लुएंस होती है। सिमिलरली जो पब्लिक डेट गवर्नमेंट ने उठाया है, जब ये वापस इकोनॉमी को देती है, तो इकोनॉमी में अगेन बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है ना। तो ज्यादा पैसे होने से अगेन क्या होता है, इकोनॉमी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से पब्लिक डेट भी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एंड द लास्ट वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? इट इज फिलिंग द गैप बिटवीन गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बाय बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी। देखिए डेफिसिट मतलब अगर गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है इट इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, तो इसको हम डेफिसिट कहते हैं, राइट। अब ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट के खर्चे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? या तो बोरो करनी पड़ेगी, या फिर ज्यादा पैसा प्रिंट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट के पास इनफ पैसा हो टू मेक एक्सपेंडिचर, है ना। तो जब गवर्नमेंट ये चीजें करता है, जब बोरो करता है, तब तो इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होता ही है, जैसे कि हम पब्लिक डेट में देखते हैं ना। अब अगर गवर्नमेंट मनी प्रिंट भी करता है, तो भी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जब मनी प्रिंट होता है तो इकोनॉमी में पैसा अगेन ज्यादा हो जाता है ना। एंड पैसा अगर ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन एंड महंगाई, ये सारी चीजें आ सकती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब देखिए अगर गवर्नमेंट ये सारे टूल्स को सिस्टमैटिकली सोच समझ के अच्छे तरह से यूज करे, तो इकोनॉमी सही डायरेक्शन में जा सकती है। जहां पे गवर्नमेंट ले जाना चाहे जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन अगर ठीक से ये टूल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ एंड गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली इनका इस्तेमाल नहीं किया, तो इकोनॉमी उल्टी दिशा में भी जा सकती है, ठीक है। तो ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के ये टूल्स की इस्तेमाल करती है। देखिए when these tools are systematically used to achieve specific economic goals, public finance transforms into fiscal policy। और जब इनको देखिए सिस्टमैटिकली यूज करा जाता है, तो इसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। A critical framework for influencing the level of economic activity in the country। और ये जो फिस्कल पॉलिसी है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्रिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। तो ये देखिए ये टूल्स की जो कॉम्बिनेशन है, राइट, इन्हीं को हम कहते हैं गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। तो आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो बैकग्राउंड है फिस्कल पॉलिसी की वो समझ आ गए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में जाते हैं, एंड एक बार डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो फिस्कल पॉलिसी आखिर है क्या? देखिए फिस्कल पॉलिसी इज अ डेलिबरेट स्ट्रैटेजी where the government uses taxation, public spending, and borrowing to influence economic outcomes। फिस्कल पॉलिसी देखिए क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एक डेलिबरेट यानी कि सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है गवर्नमेंट की, जहां पे गवर्नमेंट यूज करता है वेरियस टूल्स। कौन कौन से टूल्स? जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग या पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड बोरोइंग या फिर पब्लिक डेट, ठीक है। तो ये सारे टूल्स यूज करके गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करता है? इकोनॉमिक आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। यानी कि गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमी को लेके, तो उसी ऑब्जेक्टिव्स के दिशा में गवर्नमेंट इकोनॉमी को ले जाने की कोशिश करता है बाय यूजिंग दीज टूल्स। ओके, इट प्राइमरीली
focuses on shaping aggregate demand. तो देखिए जो ये टूल्स है फिस्कल पॉलिसी टूल्स, वो किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी में? वो सबसे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए फिस्कल पॉलिसी को हम डिमांड साइड पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। किस तरह से करेगी अब हम ये बाद में देखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में विल लुक एट कि हाउ फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। एंड देखिए जब एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लुएंस होता है तो प्रोडक्शन लेवल्स अपने आप इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट? क्योंकि देखिए प्रोडक्शन लेवल डिपेंड करता है डिमांड में, जिस तरह से डिमांड होता है उसी तरह से प्रोडक्शन की जाती है। एंड एम्प्लॉयमेंट भी अफेक्ट होती है। ज्यादा डिमांड होता है तो ज्यादा गुड्स बनाने की जरूरत होती है एंड लोगों को रोजगारी भी ज्यादा मिलती है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें इन्फ्लुएंस हो रही है? एग्रीगेट डिमांड, प्रोडक्शन लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये टूल्स यूज करके गवर्नमेंट ये चीजें इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमी में। एज अ डिमांड साइड पॉलिसी, fiscal policy is designed to stimulate or control economic activity, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट हमने क्या समझा, फिस्कल पॉलिसी क्या है? वो एक डिमांड साइड पॉलिसी है, क्योंकि वो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। एंड हमने क्या देखा? हमने वेरियस टूल्स देखा जो फिस्कल पॉलिसी में यूज होती है, जैसे कि टैक्सेशन यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू आप मान लो, राइट? स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या एंड बोरोइंग यानी कि पब्लिक डेट। तो ये तीन चीजें यहाँ पे यूज हो रही है, टूल्स यूज हो रही है तो इन्फ्लुएंस इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए हाउएवर इन एन इकोनॉमी already operating at full employment with stable prices, fiscal intervention is unnecessary। देखिए फिस्कल इंटरवेंशन या फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कब लेके आती है? जब गवर्नमेंट को इकोनॉमी को एक दिशा में ले जानी होती है, राइट? गवर्नमेंट की जब ऑब्जेक्टिव्स होती है, जैसे कि ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या स्टेबल इकोनॉमी को स्टेबल रखने की एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्राइस को स्टेबल रखने की ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो जब गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहती है तब फिस्कल पॉलिसी का यूज करा जाता है। लेकिन मान लीजिए आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल ग्रोथ में है, ऑलरेडी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है एंड अपने आप ये फुल ग्रोथ स्टेज में अभी है, प्राइसेस भी आपकी स्टेबल है एंड सब लोग अभी एम्प्लॉयड है इकोनॉमी में, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में फिस्कल इंटरवेंशन करना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तभी नेसेसरी होता है जब इकोनॉमी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, राइट? गवर्नमेंट जिस डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है, जब इकोनॉमी उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है, मार्केट फेल हो रही है, फ्री मार्केट, तभी जाके गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नेसेसरी होती है एंड गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इंटरवीन कर सकता है। लेकिन जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इट इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ऑलरेडी जब इकोनॉमी स्टेबल है, तो उस टाइम पे फिस्कल पॉलिसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड फिस्कल पॉलिसी एज वेल। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी की आपने डेफिनेशन देख ली एंड आपने एक व्यू भी बना लिया होगा फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग, राइट? कि फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी के लिए अच्छी है एंड गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी ले आनी चाहिए। लेकिन क्या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी ऐसा ही मानते थे? उनकी क्या व्यू थी रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी, एक बार देख लेते हैं। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड इन minimal government intervention. They argued that the market mechanism is self-adjusting and naturally keeps the economy at or near full employment where resources are fully utilized. तो देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि गवर्नमेंट को कम से कम इंटरवीन करना चाहिए मार्केट में, यानी कि इंटरवीन को एकदम मिनिमल रखना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये लोग क्या मानते थे कि जो इकोनॉमी है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी कि देखिए अगर इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस आए तो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ये अपने आप करेक्ट हो जाएगी एंड अपने आप डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस आ जाएगा, यानी कि मार्केट अपने आप को खुद ही करेक्ट कर लेगा।
गवर्नमेंट को करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एंड अगर हम मार्केट को फ्री छोड़ दे तो इकोनॉमी में अपने आप आपको फुल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा या वेरी नियर फुल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा एंड रिसोर्सेज भी ठीक से यूटिलाइज होंगी, फुली यूटिलाइज होंगी। तो मार्केट को खुद के हाल पे छोड़ दो, मार्केट ये चीजें सारे अपने आप करेगा। गवर्नमेंट को यहाँ पे ज्यादा सिर दुखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते थे, ठीक है। Under this view, stable prices, the economy inherently achieves stable prices। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि इकोनॉमी खुद ब खुद प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेती है, इसको खुद करेक्ट करने दो, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बैलेंस्ड बजट, देखिए, गवर्नमेंट शुड मेंटेन अ बैलेंस्ड बजट विदाउट डेलिबरेट फिस्कल पॉलिसीज। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जितना उसके खर्चे है उतना ही रेवेन्यू उठा लो एंड एक बैलेंस्ड बजट मेंटेन कर लो। और गवर्नमेंट को डेट को एज अ फिस्कल पॉलिसी टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी डेट ले लेके इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी ले आने की जरूरत नहीं है, आप अपने बजट को बैलेंस रखो एंड इकोनॉमी को अपने आप चलने दो, ठीक है। ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे। सिमिलरली फुल एम्प्लॉयमेंट, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट वुड नॉट परसिस्ट एज मार्केट फोर्सेस करेक्ट इम्बैलेंस। देखिए, अब अगेन ये मानते थे कि जो इम्बैलेंस है डिमांड एंड सप्लाई में वो अपने आप मार्केट फोर्सेस करेक्ट कर लेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब चीजों की डिमांड कम होती है ना। चीजों की डिमांड कम होती है तो कम प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है, जिससे कि बेरोजगारी आती है, रोजगारी भी कम मिलती है ना। लेकिन जब डिमांड कम होता है तो प्राइसेस भी तो गिरने लग जाती है ना, और जब प्राइसेस गिरती है तो वापस से डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, मार्केट अपने आप करेक्ट कर लेगा एंड जब डिमांड इंक्रीज होगी तो अगेन प्रोडक्शन इंक्रीज होगी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगेन कम हो जाएगा, लोग ज्यादा फिर रोजगारी लोगों को मिलने लग जाएंगे, है ना। तो मार्केट को अपने ही हाल पे छोड़ दो, गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरवीन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था। लेकिन क्या हुआ ना, देखिए, ये जो फिलोसॉफी है ना क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, ये बहुत सालों तक यही फिलोसॉफी चलती रही इकोनॉमी में, ठीक है। एंड जो इकोनॉमिस्ट है वो भी मार्केट में ज्यादा इंटरवेंशन करने में विश्वास नहीं करते थे एंड गवर्नमेंट करता भी नहीं था। लेकिन जो 1930s के दौरान जो डिप्रेशन आया ना, तो उसने सबकी व्यू बदल दी। क्योंकि देखिए, जब डिप्रेशन आया तो उस टाइम पे सब लोग यही मानते थे कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना, तो मार्केट को अपने आप अपने हाल पे छोड़ दिया। लेकिन जब आपने हाल पे छोड़ा तो मार्केट और बद से बदतर होती चली गई, लोगों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिसेशन फेस करनी पड़ी, भूखमरी से लोग मरे और मार्केट ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड बहुत टाइम लगा दिया था मार्केट ने रिकवर करने के लिए। तो तब ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के भी आंख खुले और फिर तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम मार्केट को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। देखिए, मार्केट करेक्ट तो करता है अपने आप को, लेकिन कभी कभार करेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेता है, इतना ज्यादा टाइम कि लोगों का और इकोनॉमी का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है इस टाइम तक, फिर करेक्ट करके भी क्या फायदा, है ना। तो ये जो नुकसान है इसको कम करने के लिए एंड इकोनॉमी को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में वापस स्टेबिलिटी की तरफ ले आने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना नेसेसरी रहता है। तो ये सब ने कैसे सीखा? ग्रेट डिप्रेशन में ये सब ने सीखा, ठीक है। और तब से जाके जो फिस्कल पॉलिसी है ना गवर्नमेंट की, उसकी अहमियत जो है वो बढ़ने लग गई, ठीक है। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ फिस्कल policy. For a long time, the significance of fiscal policy was not widely acknowledged due to the dominant laissez-faire approach with limited role of government। देखिए, बहुत सालों तक laissez-faire approach को ही सबसे आइडियल अप्रोच माना गया एंड फिस्कल पॉलिसी को इतना भाव नहीं दिया गया। This perspective changed dramatically during the Great Depression of the 1930s, which caused widespread unemployment and drastically low aggregate demand. Classical economists failed to address the crisis effectively। तो जब इस टाइम पे क्राइसिस आई ना, तो मार्केट अपने आप क्राइसिस को करेक्ट नहीं कर पाया और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी यहाँ पे जवाब नहीं दे पाए कि क्यों मार्केट अपने आप करेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एंड तब से जाके जो फिस्कल पॉलिसी की व्यू है वो चेंज हो गई थी, ड्रामेटिकली चेंज हो गई थी। In 1936,
John Maynard Keynes, a British economist, proposed a revolutionary solution in his book, The General Theory of Employment, Interest, and Money. He advocated for increased government spending to counter recessionary forces and reduce unemployment, marking the emergence of modern fiscal policy. तो देखिए कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो फिस्कल पॉलिसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे. ही वॉज जॉन मेनार्ड कीट्स. इन्होंने ही फर्स्ट सबसे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत नेसेसरी है. ठीक है, ही इज अ प्रोपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. जो कीन्स है ना, वो अपने थ्योरी में यही कहते हैं कि देखो गवर्नमेंट का इंटरवीन करना जरूरी है. अगर आप चाहते हो कि मार्केट जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए एंड ज्यादा देर तक हमें ये रिसेशन का जो इफेक्ट है वो ना सहना पड़े, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा. अपने स्पेंडिंग के थ्रू, अपने पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को गवर्नमेंट को रिवाइव करना ही पड़ेगा. ठीक है, एक जॉन मेनार्ड कीन्स की ना एक फेमस डायलॉग भी है. देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि इकोनॉमी अपने आप करेक्ट कर लेगा, है ना. तो भले ही टाइम लेगा लेकिन लॉन्ग रन पे इकोनॉमी अपने आप करेक्ट कर लेगा. तो इसमें पता है कीन्स ने क्या कहा, ठीक है लॉन्ग रन पे तो करेक्ट कर लेगा लेकिन लॉन्ग रन में हम सब मर भी चुके होंगे. तो कीन्स का ये कहना था कि यार मरने के हमारे जाने के बाद लॉन्ग रन में करेक्ट करके क्या फायदा. हम जिस टाइम पे इकोनॉमी में जी रहे हैं उसी टाइम पे हमें इकोनॉमी को ठीक रखना जरूरी है ना. हम मार्केट पे डिपेंड नहीं कर सकते कि लॉन्ग रन में मार्केट करेक्ट कर लेगा. ठीक है, वो तो मैं भी मानता हूँ कि लॉन्ग रन में करेक्ट कर लेगा, लेकिन शॉर्ट रन में हम क्या करें. शॉर्ट रन में तो इकोनॉमी ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. हम ऐसे हाथ बांध के तो नहीं बैठ सकते. तो इसीलिए कीन्स ने कहा कि गवर्नमेंट आपके पास टूल्स है, आप कुछ करो और डिमांड को इन्फ्लुएंस करो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एंड मार्केट को जल्द से जल्द करेक्ट करो. ठीक है, तो ऐसा कीन्स ने कहा है. और ये थ्योरी कीन्स ने कहाँ पे लिखा है, ये थ्योरी उन्होंने लिखा है इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. ठीक है, ही एडवोकेटेड फॉर इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो कौन से टूल को उन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी चाहिए ताकि जो रिसेशनरी फोर्सेस है वो कम हो जाए मार्केट में एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाए. अब कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे. देखिए बाद में हम क्या करेंगे ना, जो एक एक टूल है उसको इंडिविजुअली पकड़ेंगे एंड ये टूल्स कैसे इफेक्ट करते हैं मार्केट को, ये हम एक एक करके देखेंगे. ठीक है, अभी हम बस एक आज की वीडियो में आप मान लो कि हम बस एक चैप्टर का ओवरव्यू ही ले रहे हैं. ओके, तो इस तरह से कीन्स पहले इंसान थे जिन्होंने मॉडर्न फिस्कल पॉलिसी को इमर्ज कराया, जिन्होंने फिस्कल पॉलिसी को हाईलाइट करा कि देखिए ये फिस्कल पॉलिसी हम यूज कर सकते हैं टू करेक्ट मार्केट. जब मार्केट अनस्टेबल होता है तो मार्केट को स्टेबल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, in recent times, fiscal policy has become a vital tool for governments. Many countries now adopt active fiscal strategies to stabilize their economies, to increase employment and maintain steady growth. तो आजकल बहुत सारी countries, many countries वो फिजिकल स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एंड इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए. तो ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुआ ये आपको पता चला, राइट. जो डिप्रेशन है ना उसने लोगों की आंखें खोल दी एंड जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की व्यू है वो भी चेंज हो गई. ठीक है, एंड कीन्स एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो सबसे ज्यादा प्रोपोनेंट थे फिजिकल पॉलिसी की. वो जब सबसे ज्यादा जिन्होंने जोर दिया कि हाँ फिजिकल पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए, वो थे कीन्स. ठीक है, एंड इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी राइट ट्रैक में आ सकती है. ओके डन. ओके, तो फिजिकल पॉलिसी की डेफिनेशन, इवोल्यूशन हमने दोनों देख ली. नाउ लेट्स लुक एट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी. While objectives may vary between nations, the most common ones are: first is achievement and maintenance of full employment. तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फिजिकल पॉलिसी का क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना. इंश्योरिंग दैट
all individuals willing and able to work have employment opportunities। तो देखिए गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट एम क्या होता है कि किसी को भी बेरोजगार ना रहना पड़े। जो काम करने की इच्छा रखते हैं एंड काम करने की क्षमता रखते हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये फर्स्ट एम होता है फिस्कल पॉलिसी का। दूसरा एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग अ स्टेबल प्राइस लेवल टू अवॉइड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। देखिए गवर्नमेंट नहीं चाहता कि इकोनॉमी में सडन इन्फ्लेशन आए या सडन डिफ्लेशन भी ठीक नहीं होता, यानी कि चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाना ये भी अच्छी बात नहीं होती। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइस है वो स्टेबल रहे। तो फिस्कल पॉलिसी का दूसरा एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी। एंड जो गवर्नमेंट है ना वो टूल्स भी इसी तरह से यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको रफ्तार देने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी यूज किया जाता है। And the fourth objective is equitable distribution of income and wealth, reducing economic disparities to promote social equity। और दूसरा चौथा एम क्या होता है कि जो सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है सोसाइटी में, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप आता है तो उसको कम करने की कोशिश गवर्नमेंट करता है थ्रू फिस्कल पॉलिसी। एंड एक सोशल इक्विटी मेंटेन हो, यानी कि एटलीस्ट जो सबकी स्टेटस है उसमें बहुत ज्यादा गैप ना आ जाए, है ना, एक सोशली हम बराबर बन सके, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का चौथा एम होता है। सो दीज आर द वेरियस एम्स। नाउ द इम्पोर्टेंस एंड ऑर्डर ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड ऑन कंट्री स्पेसिफिक कंडीशन। अब देखिए कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। देखिए कुछ कंट्री के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए प्राइस स्टेबिलिटी हो सकता है, किसी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री ये डिपेंड करता है। यूजुअली डेवलप्ड नेशंस में क्या देखने को मिलता है कि वो ऑफन स्टेबिलिटी एंड इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी उनके लिए प्राइस स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है अक्सर उनमें ये देखा जाता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा फोकस देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड साथ साथ में इक्विटी भी बोला हुआ है, ठीक है। तो देखिए इट डिपेंड्स कि आप डेवलपिंग कंट्री में हो, डेवलप नेशन में हो, उसके बेसिस में आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है, लेकिन मोटा मोटा सारे कंट्रीज के ऑब्जेक्टिव्स यही रहते हैं। अब देखिए अब हमने ये तो कहा कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो इकोनॉमी को स्टेबल रखने में या गवर्नमेंट की जो डिजायर्ड डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ले जाने में मदद करती है। लेकिन कैसे, हाउ कैन फिस्कल पॉलिसी हेल्प विथ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आखिर क्या करती है फिस्कल पॉलिसी ऐसे, तो चलिए देखते हैं। देखिए fiscal policy plays a key role in managing the economy by influencing the gross domestic product through its impact on aggregate demand, making it a vital instrument for economic stabilization। तो देखिए फिस्कल पॉलिसी क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करता है एंड बिकॉज इट अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड, जो इकोनॉमी की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर जो इकोनॉमी की सप्लाई है, जीडीपी इज बेसिकली सप्लाई हो रही, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने की वजह से जो कंट्री की सप्लाई है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, क्योंकि देखिए जो सप्लाई है वो डिमांड में डिपेंड करता है ना। डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होने लग जाएंगी, डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम होने लग जाएंगे। तो फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करता है, देखिए वो एग्रीगेट डिमांड को इम्पैक्ट करता है एंड इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, जीडीपी पे, बिकॉज जीडीपी इज अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो इसलिए ये एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट हो जाती है इकोनॉमी के लिए। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन fiscal policy and GDP is represented by the national income equation। देखिए नेशनल इनकम का ये इक्वेशन हमें याद है, राइट। और देखिए यहाँ राइट साइड पे हम जीडीपी ले रहे हैं, यानी कि सप्लाई, एंड देखिए एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होना चाहिए अगर इकोनॉमी को ठीक से फंक्शन इक्विलिब्रियम में रहना है तो, है ना। अब जीडीपी क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है ना, एंड इट शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, राइट। अब देखिए इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है, कंजम्पशन
प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट? यही चार चार चीजें मिलकर एग्रीगेट डिमांड बनती है ना? अब फिस्कल पॉलिसी क्या करता है, ये चारों चीजों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से जीडीपी भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है? देखिए, गवर्नमेंट्स इन्फ्लुएंस जीडीपी थ्रू फर्स्ट, ओके पहले मैं ये इरेज कर दूं। देखिए, तो कैसे ये डिमांड साइड जो है ये कैसे इन्फ्लुएंस होता है फिस्कल पॉलिसी से? देखिए, फर्स्ट इज द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ जी। देखिए, ये जी क्या है यहाँ पे? जी रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट? एंड फिस्कल पॉलिसी में क्या होती है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के रिगार्डिंग वेरियस पॉलिसीज बनाई जाती है कि गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड करेगा, एक कौन सा सेक्टर में कितना स्पेंड करेगा, सब फिस्कल पॉलिसी में बताई जाती है ना? तो डायरेक्टली गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करके एग्रीगेट डिमांड को फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना? और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी चेंज होंगी। तो देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसको डायरेक्टली कंट्रोल करके गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एडजस्टिंग पब्लिक स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को तो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा, लेकिन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये इनडायरेक्टली इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय यूजिंग वेरियस टूल्स, जैसे कि टैक्सेस। देखिए, impacting disposable income and private consumption। टैक्स से क्या होता है, लोगों के डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आती है ना? जब टैक्स ज्यादा होता है तो लोगों के डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, फिर वो चीजों की डिमांड कम करते हैं, चीजों की कंज्यूम कम करते हैं, है ना? लेकिन जब टैक्सेस कम होता है तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होता है, फिर डिमांड भी लोगों की इंक्रीज होती है। तो देखिए, इस तरह से टैक्सेस से गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सिमिलरली ट्रांसफर पेमेंट, ये भी गवर्नमेंट खर्चा कर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है ट्रांसफर पेमेंट भी, है ना? ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट जनता को पैसा देता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, राइट? जैसे कि सब्सिडीज दे दिया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे दी। अब इन चीजों से क्या होता है ना कि जनता के हाथ में पैसा ज्यादा होता है, अगेन जो डिस्पोजेबल इनकम है ये इंक्रीज करता है ट्रांसफर पेमेंट्स, है ना? तो ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम यानी कि ज्यादा कंजम्पशन, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, राइट? तो देखिए, अगेन यहाँ पे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है थ्रू गवर्नमेंट एक्टिविटी। सिमिलरली गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज है वो भी प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज एंड ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब गवर्नमेंट किस तरह की ट्रेड पॉलिसीज बनाती है, राइट? इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग कैसे पॉलिसीज बनाती है, एंड इवन डोमेस्टिक ट्रेड के रिगार्डिंग भी, उस सब चीज़ों से कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, ये चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है। तो देखिए, इस तरह से गवर्नमेंट अपने टूल्स या पॉलिसीज यूज करके डिमांड साइड की जो इक्वेशन है ना इसको इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जीडीपी अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाता है। By strategically managing these components, fiscal policy stabilizes the economy and drives it towards its key objectives. Okay? ओके, अब देखिए, जैसे ये भी एक ओवरव्यू ही है, ठीक है? बाद में हम क्या करेंगे, एक एक टूल को पकड़ के डिटेल में देखेंगे कि हाउ डज इट इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड, तब जाके आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। लेकिन अभी आप एज अ ओवरव्यू लो आज के वीडियो को, ठीक है? बहुत ज्यादा आप दिमाग लगा के एकदम टेंशन मत लो कि कैसे क्या करके, ज्यादा क्वेश्चन आज मत पूछो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन के आंसर्स है ना ये आपको सेकंड वीडियो में सारा मिल जाएगा, ठीक है? अभी आप बस एक ओवरव्यू की तरह देखो कि हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? फिर हम डीप में भी यहाँ पे जाएंगे, डोंट वरी। ओके, अब हम आते हैं आज के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और ये आज का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है, तो आज के वीडियो हम ये टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी तक ही रखेंगे, एंड अगले वीडियो में हम टूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके ये टॉपिक को सुनने की कोशिश करें। देखिए, fiscal policy is a tool used by the government to manage the economy by adjusting its revenues, expenditure and level of public debts। तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी में किस तरह के टूल्स यूज होते हैं? रेवेन्यूज यानी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू यानी कि टैक्स, ठीक है? टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, है ना? तो टैक्स को
एज अ टूल यूज करके गवर्नमेंट इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सिमिलरली गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू भी कर सकता है एंड डेट लेके भी थ्रू इट्स बोरोइंग और डेट गवर्नमेंट इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, ये सारे टूल्स गवर्नमेंट यूज करता है फिस्कल पॉलिसी में टू मैनेज द इकोनॉमी। देखिए, अब इकोनॉमी को मैनेज करने का क्या मतलब है कि अगर इकोनॉमी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले आना इज व्हाट वी कॉल्ड मैनेजिंग द इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि देखिए, it addresses economic challenges such as high unemployment during recession। देखिए, रिसेशन के दौरान क्या हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, तो ये सही डायरेक्शन नहीं है इकोनॉमी के लिए, राइट। तो इसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी ले आता है। सिमिलरली देखिए, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ राइजिंग इन्फ्लेशन हो सकता है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ के दौरान प्राइसेस चीजों की बढ़ सकती है। अब ये भी गवर्नमेंट नहीं चाहता, तो ये भी सही डायरेक्शन नहीं है। प्राइस को स्टेबल रखना जरूरी होता है, राइट। तो जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन राइज हो रहा होता है तो अगेन इसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लेके आता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फिस्कल पॉलिसीज है ना वो ऑफन काउंटर सिक्लिकल होते हैं। यानी कि देखिए, रिसेशन के दौरान हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है, इम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने की जरूरत है। अब इम्प्लॉयमेंट कब इंक्रीज होगी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें किस तरह की पॉलिसी ले आने की जरूरत होती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आने की जरूरत होती है। तो देखिए, रिसेशन के दौरान गवर्नमेंट क्या ट्राई करता है कि जो उसकी फिस्कल पॉलिसी है ना वो एक्सपेंशन की तरफ इकोनॉमी को ले जाए। ऐसे पॉलिसीज को हम एक्सपेंशनरी पॉलिसीज कहते हैं। अब सिमिलरली जब इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी हाई है, यानी कि इकोनॉमी बूम पे है या एक्सपेंशन के पीक में है, तो इन दैट केस हमें क्या करने की, गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल कब होगा, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी, जब डिमांड थोड़ी सी कम होगी, है ना। एंड डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिसेशनरी पॉलिसी ले आनी पड़ेंगी। यानी कि थोड़ी सी ऐसे पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी जिससे कि डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो और इकोनॉमी की जो स्पीड है इंक्रीज होने की या रैपिड ग्रोथ की वो थोड़ी सी कम हो। ठीक है, तो ऐसे पॉलिसीज को हम कहते हैं रिसेशनरी पॉलिसी। तो देखिए, इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक्सपेंशन के दौरान रिसेशनरी पॉलिसीज लेके आ रहा है एंड रिसेशन के दौरान एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लेके आ रहा है। तो इस टाइप के पॉलिसीज को हम क्या कहते हैं, काउंटर सिक्लिकल पॉलिसीज कहते हैं। यानी कि जो बिजनेस साइकिल अभी चल रहा है उसके ऑपोजिट फिस्कल पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं। जैसे कि एक्सपेंशन अभी चल रहा है तो पॉलिसी हमारी रिसेशनरी होनी चाहिए, अगर रिसेशन अगर चल रहा है तो पॉलिसी हमारी होनी चाहिए एक्सपेंशनरी। ठीक है, तो देखिए, fiscal policies are often termed counter-cyclical because they are designed to move against the direction of the business cycle. For instance, देखिए, stimulating demand during downturns and restraining it during booms। अगर डाउनटर्न है तो हमें डिमांड को स्टिमुलेट करने की जरूरत है, यानी कि ये कोशिश करनी चाहिए कि डिमांड इंक्रीज हो। एंड अगर बूम है, ऑलरेडी डिमांड पीक पे है, तो हमें क्या करना चाहिए, डिमांड को थोड़ा रिस्ट्रेन करने की, यानी कि थोड़ा सा डिमांड कम हो। ठीक है, तो ये करने की जरूरत है। तो इसीलिए फिस्कल पॉलिसी को ऑफन काउंटर सिक्लिकल पॉलिसीज भी कहा जाता है। ओके, तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी डिजाइन टू काउंटरएक्ट द इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय बिजनेस साइकिल्स। तो ये दो पॉलिसीज कौन कौन से है, फर्स्ट इज योर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड सेकेंड इज योर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो चलिए इनको भी एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एक्सपेंशनरी क्या है एंड कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी इज द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। देखिए, this policy stimulates the economy during recession or contractions by increasing aggregate demand। अब नाम ही इसका एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, यानी कि ये क्या कराना चाहता है, इकोनॉमी में एक्सपेंशन कराना चाहता है। और इकोनॉमी में एक्सपेंशन कब होगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी तभी एक्सपेंशन होगा, है ना। तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब इसको यूज किया जाता है,
जब इकोनॉमी रिसेशन में है, कॉन्ट्रैक्शन में है, तब एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले आया जाता है ताकि जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाए। देखिए, इट इज यूज्ड टू क्लोज रिसेशनरी गैप characterized by declining GDP, low demand या फिर reduced consumer spending and rising unemployment। तो देखिए, ये पॉलिसी क्यों ले आया जाता है? क्योंकि रिसेशन के दौरान क्या होता है, जीडीपी लो होती है, राइट? क्योंकि लोगों की डिमांड एंड स्पेंडिंग जो है वो कम होती है ना? जितना पोटेंशियल जीडीपी इकोनॉमी की होनी चाहिए उतना अभी जो एक्चुअल जीडीपी है उससे कम रहता है, ठीक है? पोटेंशियल जीडीपी इज ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी। तो ये जो गैप है बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर सकता है एंड फिलहाल कितना कर रहा है, तो इसके बीच में अभी बहुत गैप है, राइट? एक्चुअल में कम कर रहा है एंड पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले आया जाता है, ठीक है? ये गैप को हम क्या कहते हैं? रिसेशनरी गैप। तो रिसेशनरी गैप को फुलफिल करने के लिए वी ब्रिंग आउट एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है? देखिए, द गवर्नमेंट अचीव्स दिस बाय फर्स्ट इज रिड्यूसिंग टैक्सेस। देखिए, हमें क्या करना है यहाँ पे? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करना है, राइट? तो इसके लिए क्या किया जाता है? पहले तो टैक्स कम किया जाता है। देखिए, cutting direct and indirect taxes gives household and businesses more disposable income, increasing purchasing power and demand for goods and services। टैक्स कम करने से क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी एंड लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा कि वो चीजों की डिमांड कर सके, चीजों को खरीद सके। तो इस तरह से क्या होगा? डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज होगा क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट जो लेती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी के दौरान, दैट इज रिड्यूसिंग टैक्सेस। अब दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या करती है? जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, खुद की एक्सपेंडिचर है, वो भी बढ़ा देती है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करने का ये मतलब होता है कि इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, ठीक है? गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च कर रहा है? इकोनॉमी में। सो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, किसके जेब में आ रहा है? लोगों के जेब में आ रहा है, राइट? तो अगेन, जब लोगों के पास पैसा होता है तो लोगों की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे हमें डिमांड ही इंक्रीज करानी है ना? सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, डायरेक्ट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर और पब्लिक सर्विसेज pumps money into the economy, boosting demand, output and employment। देखिए, अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, स्पेंड करती है, तो क्या करती है? देखिए, किसी ना किसी को हायर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है? कंपनी को हायर किया, तो ये अब कंपनी को रोजगारी मिल गई है ना? कंपनी को रोजगारी मिल गई मतलब एम्प्लॉयज को पैसा मिल गया है ना? अब ये ज्यादा जो मजदूर है कंस्ट्रक्शन करने के लिए या जो एम्प्लॉयज है ना, ओवरसी करने के लिए, तो ये ज्यादा हायर करेंगे लोगों को, है ना? हायर करेंगे तो लोगों को इनकम मिलेंगी, लोगों की इनकम बढ़ेंगी, है ना? एंड जो डिमांड है वो भी बढ़ेंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम करने में यहाँ पे हेल्प होती है जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, ठीक है? क्योंकि नई चीजें बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो लोगों की भी जरूरत है ना? तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे, रोजगार यहाँ पे मिल जाती है। सिमिलरली, जब गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज पे स्पेंड कर रहा है, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट कर रहा है या किसी को सब्सिडी दे रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रहा है, तो अगेन लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है दैट इज राइजिंग, है ना? तो डिस्पोजेबल इनकम जब राइज होता है तो डिमांड चीजों की राइज होती है, ठीक है? सिमिलरली, जब गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज में स्पेंड कर रहा है तो बिजनेसेस के लिए या जनता के लिए ईजी हो रहा है इकोनॉमी में अपनी डे टू डे जो एक्टिविटी है वो करने के लिए बिकॉज ऑफ पब्लिक सर्विसेज, है ना? तो इससे भी क्या होता है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है। तो इस तरह से देखिए, गवर्नमेंट खुद की पैसा स्पेंड करके इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करता है एंड ये सब करने से क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाईज भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो आउटपुट इंक्रीज होगी एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो किस तरह से? देखिए, हमने कहा था कि रोजगारी बढ़ती है जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन या कुछ भी प्रोजेक्ट्स में जब वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये दो टूल गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी के दौरान लगा सकती है, या तो टैक्सेस रिड्यूस कर सकती है या फिर खुद के जो खर्चे हैं वो इंक्रीज कर सकती है, या फिर दोनों को कंबाइन भी कर सकती है, यानी कि टैक्सेस भी कम कर दो एंड जो खुद की स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज कर दो। सो कंबाइनिंग दीज टू
can also be an effective way. देखिए, a mix of these measures can further enhance economic activity. तो इस तरह से एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाई जाती है. सो आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, राइट? ओके, लेकिन देखिए, however, expansionary fiscal policy often leads to budget deficits as reduced taxes revenue and increased government spending widen the gap between income and expenditure. देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो रिवाइव होने में हेल्प होगी जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाई जाएगी, राइट? लेकिन जो गवर्नमेंट की डेफिसिट है ना, वो और भी बदतर होती जाएगी. क्योंकि देखिए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज कर रहा है और टैक्स कट कर रहा है, मतलब खुद की रेवेन्यू कम हो रहा है. तो जो एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू बीच की गैप है ना, यहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रही है एंड रेवेन्यू और कम होता जा रहा है. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की बजट डेफिसिट है वो सफर कर सकता है थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस रख के चलना चाहिए कि इस तरह की एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इंक्रीज हो लेकिन बजट में भी बहुत ज़्यादा असर ना पड़े. तो इस तरह से एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आनी चाहिए. तो देखिए, ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी का कि जो गैप है, बजट डेफिसिट है बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये ज़्यादा बढ़ सकता है. जो गैप है वो ज़्यादा वाइडन हो सकता है. ओके, सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. ओके, अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होता है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी. यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में हम चाह रहे हैं कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आए, यानी कि डिमांड थोड़ा सा कम हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाए. ठीक है, अब ऐसा हम क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी बहुत रैपिडली आगे भाग रही है. ठीक है, जब इकोनॉमी रैपिडली तेजी से आगे भागती है तो क्या होता है, चीज़ों की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और हम नहीं चाहते कि प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो. इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट? एंड हम नहीं चाहते कि इन्फ्लेशन आए, इसलिए हम थोड़ा सा जो दौड़ है या फिर जो ग्रोथ है इकोनॉमी में, इकोनॉमी की, उसको हम थोड़ा सा लगाम यहाँ पे देना चाहते हैं. तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आए हैं. ओके, देखिए, दिस पॉलिसी स्लोज डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग inflationary phases or when rapid growth risks creating inflation or asset bubbles. ठीक, हमें इन्फ्लेशन नहीं चाहिए और ये इन्फ्लेशन के रिस्क कम करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आ रहे. सिमिलरली एसेट बबल्स भी हमें नहीं चाहिए. देखिए, एसेट बबल क्या होता है ना, जब लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर एसेट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और सब उसी एसेट के पीछे भागते हैं, उसे हम एसेट बबल कहते हैं. जैसे कि 90s के दौरान क्या हुआ था, एक टेक बबल आया था. ठीक है, यानी कि लोगों को लगता था कि जो टेक्नोलॉजी है या इंटरनेट है, स्पेशली आईटी जो सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लग गए थे कि उनको लगता था आईटी इज़ द फ्यूचर. लेकिन देखिए, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो कहीं भी, तो वो फिर आपको ठीक से रिटर्न नहीं दे पाता वो सेक्टर, राइट? क्योंकि जितना उसकी पोटेंशियल है आपने उससे ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया. तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आता है. देखिए, it targets inflationary gap by reducing aggregate demand and stabilizing the economy. तो देखिए, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस हो जाए एंड जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो कम हो. देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है? जब आपका नॉमिनल जीडीपी जो है वो ग्रेटर हो जाता है एज कंपेयर टू योर रियल जीडीपी. अब नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर कब होता है? जब प्राइस लेवल ज्यादा होती है. ठीक है, एक्चुअल में आपकी गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज नहीं हुई है लेकिन डिमांड इतना ज्यादा है ना कि जो गुड्स एंड सर्विस है उनकी प्राइस इंक्रीज हो गई. तो इसलिए आपको लगता है कि आपकी जीडीपी इंक्रीज हो गई, लेकिन नहीं, सिर्फ नॉमिनली इंक्रीज हुआ है, यानी कि सिर्फ प्राइस ही इंक्रीज हुई है लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज नहीं हुई है. ठीक है, तो ये प्राइस को कम करने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आती है. एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में हमें क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा तभी जो प्राइस है वो कम होगी. ठीक है, देखिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? द गवर्नमेंट अचीव्स दिस बाय
डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो पहले फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट शुड टेक इज अपनी स्पेंडिंग कम कर दो। Reducing public expenditure limits the flow of money in the economy, curbing aggregate demand. जब गवर्नमेंट खुद अपना पैसा कम खर्चा करेगा इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में थोड़े कम पैसे जाएंगे, राइट? तो लोगों के जेबों में भी थोड़ी कम पैसे जाएंगे, और उससे क्या होगा, उनकी एग्रीगेट डिमांड में थोड़ी सी लगाम लग जाएगी, थोड़ी वो कम डिमांड करने लग जाएंगे, जिससे कि जो ये रैपिड ग्रोथ है उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सिमिलरली इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्सेस बढ़ा दो, क्योंकि टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, है ना? और जब डिस्पोजेबल इनकम कम होंगी तो लोग डिमांड भी थोड़ा सा कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो प्राइसेस अपने आप क्या होगा, कम होने लग जाएंगे। तो देखिए इस तरह से प्राइसेस को गिराने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्सेस एज वेल। तो ये दो तरीका होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का। देखिए, हायर पर्सनल इनकम टैक्सेस रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम, लोअरिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। सिमिलरली increase business taxes shrink profits, reducing investment and aggregate demand। देखिए इंडिविजुअल के टैक्सेस तो आपने कम कर ही दिए, बिजनेसेस के टैक्स इंडिविजुअल के टैक्सेस तो आपने बढ़ा ही दिए, ठीक है, बिजनेसेस के टैक्सेस भी इंक्रीज कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, बिजनेसेस की प्रॉफिट भी थोड़ी कम होंगी, प्रॉफिट कम होंगी तो वो इन्वेस्ट कम करेंगे, ठीक है, कैपिटल गुड्स वगैरह में इन्वेस्ट कम करेंगे, इन्वेस्ट कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल गुड्स वगैरह के एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एग्रीगेट डिमांड कम चाहिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में, है ना? सिमिलरली देखिए, पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रॉफिटेबिलिटी। और जब रिड्यूस्ड प्रॉफिट दिखेगा तो नए लोग उसी बिजनेस में आने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, राइट? और इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रेन हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें यही चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या एग्रीगेट डिमांड हो, ये थोड़ा सा रिस्ट्रेन हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी गवर्नमेंट यूज कर सकती है। देखिए, या तो ये टूल्स इंडिविजुअली यूज करे, यानी कि या तो सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज करे, या फिर सिर्फ टैक्सेस इंक्रीज करे, या दोनों की कॉम्बिनेशन करे, यानी कि खुद की स्पेंडिंग भी कट करे एंड टैक्सेस भी इंक्रीज करके भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ले आ सकती है। दिस डुअल अप्रोच कैन फर्दर कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, ठीक है। Contractionary fiscal policy ideally results in smaller budget deficit or a larger budget surplus, aligning the fiscal health with sustainable economic activity। देखिए, अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, राइट? लेकिन अगर हम बजट डेफिसिट की नज़र से देखें तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या करेगी, बजट डेफिसिट को स्मॉलर करने में हेल्प कर सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कम कर रही है और टैक्स इंक्रीज कर रही है। टैक्स इंक्रीज मतलब खुद की रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो जो एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू बीच की गैप है ना, वो यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आके गवर्नमेंट जो अपनी बजट डेफिसिट है वो भी कम कर सकती है, यानी कि इट कैन डिक्रीज द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ठीक है। ओके, तो यही थे आपके दो टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये काउंटर सिक्लिकल पॉलिसीज है, यानी कि अगर बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन की तरफ है तो हमें कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आनी चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, बूम हो रहा है, सॉरी एक्सपेंशन बूम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शनरी लेके आनी चाहिए। और अगर रिसेशन हो रहा है, ठीक है, डिप्रेशन में जा रहा है, उस टाइम पे हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आनी चाहिए, यानी कि काउंटर सिक्लिकल होनी चाहिए। ओके, एंड किस तरह से क्या टूल्स हमें यूज करनी चाहिए वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, है ना? ओके, तो देखिए आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक एक टूल्स को पकड़ेंगे, जैसे कि आपके टैक्स हो गया या गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक एक टूल्स को पकड़ के हम देखेंगे कि ये टूल्स कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी के दौरान हमें ये टूल्स को क्या करना चाहिए, देख कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में टैक्स कैसे यूज करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में टैक्स कैसे यूज करना चाहिए, सिमिलरली गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेंशनरी पॉलिसी में कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में कैसे होगा। तो एक एक टूल को उठा के अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।
नाउ गाइस, बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में बिजनेस इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, ये टेस्ट सीरीज को माइक्रो एंड मैक्रो करके 2 हिस्सों में बांटा गया है। माइक्रो में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड मैक्रो में चैप्टर 6 से लेकर 10 के मिलेंगे। जो मैक्रो है ना, इसको मैंने यूनिट वाइज भी डिवाइड करा गया है। तो यहाँ पे आप एक एक यूनिट, जैसे कि चैप्टर 6 में 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स के अलग अलग आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। एंड देखिए, ये पूरे टेस्ट सीरीज में आपको 1200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, यहाँ पे आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इधर उधर भटकने की, 100 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टेस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। एंड ये टेस्ट में जो आपकी PYQs होते हैं इंस्टीट्यूट के, राइट, एंड MTPs है, तो इनके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो देखिए, ये टेस्ट करने के बाद आपको अलग से PYQs एंड MTPs ढूंढ ढूंढ के करने भी नहीं पड़ेंगे, यहीं पे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है, इसी टेस्ट के थ्रू आपकी हो जाएगी। एंड देखिए, ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है। यहाँ पे जब आप एक यूनिट की एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे ना, आपको स्कोरिंग भी मिलेगी। स्कोरिंग में नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगा, तो बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको फील आएगा। आपको अपनी प्रेपरेशन लेवल भी पता चलेगी, एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है कि आपने किस तरह से आपने परफॉर्म किया, कि आपने इजी क्वेश्चंस मिस्टेक किए या एक्चुअल में हार्ड क्वेश्चन में ही आप कंफ्यूज थे, आप अपने पीयर्स के मुकाबले कहाँ पे खड़े हो अभी। तो ये सारी चीज़ आपको टेस्ट के थ्रू पता चलेगी। तो देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। ये करने के बाद आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना पेपर 4 के लिए, वो आपको एकदम आसमान छूते हुए यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। एंड देखिए, ये पूरा पैकेज आपको मिलता है सिर्फ 250 रुपीज़ में। तो ये बहुत अच्छी ऑफर है। ये इतना नॉमिनल प्राइस इसलिए रखा है ताकि किसी को भी अफोर्ड करने में दिक्कत ना हो। तो सब लोग इसे खरीदे, अपना प्रैक्टिस स्मूथ करे। एंड देखिए, अभी एग्जाम भी आने वाला है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम के लिए, 1-1.5 महीना ही बचा है। तो आप इसको लेके अभी से यूनिट वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके टेस्ट को चेकआउट करें। सो विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होंगी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी डाउट पूछ सकते हैं। देखिए, ये एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। यहाँ पे बच्चे जो भी अपनी दिक्कतें हैं वो पूछते हैं, एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व द डाउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से एक इंकरेजमेंट होती है टीचर्स को भी कि वो और वीडियोस लेके आए। तो गाइस, मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।